नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जब खोजी पत्रकारिता में बरसों तक मिसाल कायम करने वाले एक संपादक को रेप की कोशिश के आरोपों में जेल जाने की नौबत आ गई है। तहलका के संपादक तेजपाल के खिलाफ रेप का केस दर्ज हो चुका है। गोवा पुलिस उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में है और उधर तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी अपने बॉस पर लगे घिनौने आरोपों के बाद भी शर्मनाक दलीलें दे रही हैं। उस बहादुर लड़की पर भी सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है जिसने अपने बॉस और अपने पिता की उम्र के उस शख्स की हरकतों को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत जुटाई। उस लड़की के साथ तेजपाल ने गोवा के एक होटल की लिफ्ट में ऐसी हरकत की है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते और हम सब कुछ जानकर भी आपको बता नहीं सकते। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजपाल को उनकी दरिंदगी की कड़ी सजा मिल पाएगी? तेजपाल को बचाने के लिए शर्मनाक दलीलें क्यों दी जा रही है? तेजपाल की बनाई कमेटी, तहलका की बनाई कमेटी की जांच पर कौन यकीन करेगा? और राष्ट्रहित की बात करने वाले तेजपाल इस घटना के बाद खुद क्यों नहीं सामने आते? तेजपाल का बचना तो अब करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन ऐसे ही संगीन आरोपों के घेरे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी हैं। पूर्व जज पर लॉ ग्रेजुएट लड़की ने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का पैनल इस मामले की जांच भी कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि छेड़खानी के आरोपी पूर्व जज पर क्या कोई कार्रवाई होगी? और मामला जब पूर्व जज का है तो चौतरफा चुप्पी क्यों है? देश की 2 बड़ी शख्सियतों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत कराने वाली लड़कियों को क्या इंसाफ मिल पाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। First pillar is the exposes and investigations Tehelka does. आजाद भारत का ये पहला मामला है कि देश के इतने नामचीन संपादक और खोजी पत्रकार को अपनी ही एक रिपोर्टर के साथ रेप की कोशिश के जुर्म में जेल जाने की नौबत आ गई है। आजाद भारत में ये भी पहली बार दुनिया के सामने आया है कि देश की सर्वोच्च अदालत के एक जज पर एक लॉ स्टूडेंट ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और सुप्रीम कोर्ट के जज पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों मामलों में लड़की पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, लेकिन दोनों मामले बेहद संगीन हैं। तहलका के संपादक तरुण तेजपाल ने पीड़ित लड़की के आरोपों के बाद नाटकीय ढंग से अपने लिए संपादक पद से 6 महीने के वनवास की सजा मुकर्रर कर ली है और उनके संस्थान की महिला मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी पूरे मामले पर लीपापोती करने में जुटी हैं। तेजपाल ने लड़की के साथ गोवा में रेप की कोशिश की थी, लिहाजा गोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन शोमा चौधरी अब अपने बॉस और चीफ एडिटर तेजपाल के बचाव में शर्मनाक दलीलें दे रही हैं। The unconditional apology was extended to her by Tuesday. Further to this, he stepped down because my sense was that regardless of the differing versions, whether it was consensual or non-consensual, as a leader of the institution, he had transgressed, and in addition to her, he had betrayed the faith of other journalists, so he stepped down. दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जिन पर 2 महिला इंटर्न के यौन शोषण का आरोप है, मगर इस मामले पर चौतरफा चुप्पी है। दरअसल 11 नवंबर को एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में एक महिला इंटर्न ने पूर्व जज पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए लिखा, पिछले साल दिसंबर में दिल्ली जब निर्भया रेप केस के बाद सुलग रही थी, उन्हीं दिनों मैं अपने दादा की उम्र वाले उस रिटायर्ड जज से मदद मांगने होटल के कमरे में गई तो उन्होंने मेरा यौन शोषण किया। महिला इंटर्न के इन आरोपों के बाद चीफ जस्टिस ने 3 जजों की जांच कमेटी बना दी। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम ने अपने आदेश में कहा कि हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। इस संस्था का प्रमुख होने के नाते मैं चिंतित हूं और जानना चाहता हूं कि आरोप सच्चे हैं या नहीं। चीफ जस्टिस के फैसले के बाद पीड़ित महिला इंटर्न ने कहा कि उसे 3 जजों की इस जांच कमेटी पर पूरा भरोसा है और वो अपने आरोपों पर कायम है। पीड़ित लड़की के मुताबिक, मैं 18 नवंबर को जांच कमेटी के सामने गई। मैंने इस केस से जुड़े सारे तथ्य कमेटी के सामने रखे। मुझे भरोसा है कि कमेटी मेरे आरोपों की गहराई से जांच करेगी। लेकिन इल्जाम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पर हैं, लिहाजा न तो कोई सियासी हंगामा है, न कोई ज्यादा बोलना चाहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज D.R. कृष्णा अय्यर ने जांच कमेटी से आरोपी जज और पीड़ित लड़की का नाम सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। अय्यर के मुताबिक आरोपी जज पर एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। उधर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने मांग की है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी जल्द से जल्द आरोपी जज के खिलाफ जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, ताकि ऐसा संदेश न जाए कि जब जजों पर उंगली उठती है तो जज खामोश हो जाते हैं। न्यायपालिका से जुड़ी नामी गिरामी हस्तियां भी इस मामले पर खुलकर बोलने से बच रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि अगर ऐसी एलिगेशंस हैं
और ये ठीक है, जो भी एलिगेशन लड़की ने लगाई है वो ठीक है, और ऐसे और भी इंसिडेंट है तो एक्शन जरूर लिया जाएगा। जो भी कमेटी को उचित लगता है उसके बाद कार्रवाई होगी, और अगर जुर्म बनता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा होता अगर उसमें बाहर के कुछ लोग भी शामिल होते, मगर जो भी चीफ जस्टिस साहब ने उचित समझा, हम फिर भी उसकी प्रशंसा करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि यौन शोषण के आरोप पर कटघरे में खड़े पूर्व जज पर क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या आरोपी जज के साथ भी कानून को वही सलूक नहीं करना चाहिए जो दूसरे आरोपियों के साथ होता है? क्या आरोपी जज पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? और कटघरे में जब एक पूर्व जज खड़े हैं तो सब चुप क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आपने सुना पूरी रिपोर्ट। मकसद था दो मामले के बारे में आपको बताना। एक मामला तरुण तेजपाल का, जो लगातार कल से आप न्यूज चैनल पर देख रहे हैं। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज से जुड़ा हुआ है। उस मामले में एक लड़की ने, एक लॉ ग्रेजुएट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज पर, जो उस समय जज थे, उन पर आरोप लगाए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए 3 जजों का एक पैनल बनाया और कमेटी जांच कर रही है। लड़की ने अपने बयान भी कमेटी के सामने दिए हैं। सवाल वहां यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के उस पूर्व जज के खिलाफ कार्रवाई होगी? आज टाइम्स ऑफ इंडिया, जो दिल्ली का बहुत बड़ा अखबार है, उसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जहां सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर आरोप लगे हैं। और तमाम तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट के जज पर लगे आरोपों के बारे में और साथ में तेजपाल के बारे में। हम शुरू करते हैं पहले तेजपाल के मामले में। आज आपको पता होगा, तेजपाल के मामले में गोवा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गोवा पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इस बीच तेजपाल को बचाने की कोशिशें चल रही है, तहलका मैनेजमेंट की तरफ से, तहलका के संपादक की तरफ से। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं विमेन एक्टिविस्ट टीना शर्मा, हमारे साथ है जस्टिस फखरुद्दीन, फॉर्मर जस्टिस, और उषा मेहरा, फॉर्मर जस्टिस। उषा मेहरा बहुत चर्चित जज भी रही हैं और जो 16 दिसंबर की घटना के बाद एक पैनल बना था उसकी मेंबर भी रही हैं। सबसे पहले सवाल उषा मेहरा से। मैं तेजपाल के मुद्दे से बात शुरू करने से पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर शुरू करना चाहूंगा। उषा मेहरा जी, तेजपाल, तरुण तेजपाल के मामले में पुलिस एक्टिव है, हो सकता है कार्रवाई हो सकता है आज से कल तक उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, उस पर हम बात करेंगे, उसमें क्या कानूनी पेचीदगियां हैं। लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का भी है। जब पूर्व जज पर आरोप लगते हैं तो क्या हम उम्मीद करें कि उस मामले में भी वैसी ही कार्रवाई होगी जैसे तरुण तेजपाल या देश के अलग अलग मामलों में कार्रवाई होगी? उषा मेहरा, ये आप श्योर हो जाइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है तो वो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट की है ताकि जो भूतपूर्व जज है उसके खिलाफ वैसा ही एक्शन हो जो किसी साधारण नागरिक के साथ होता है। कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी कि वो भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट जज है इसलिए उसके खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। ये आप अश्योर रहिएगा कि कमेटी की रिपोर्ट वेरिफिकेशन के बाद जब आएगी तो उसके बेसिस पे एक्शन जरूर होगा। तो जस्टिस मेहरा, बहुत शॉकिंग नहीं है? दूसरी लड़की ने भी आरोप लगाया फिर उसी जज पर। दोनों लॉ ग्रेजुएट हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ट्रेनी है, इंटर्न है। बहुत शॉकिंग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी ऐसे ही आरोप लगे? अब यहां भी उस लड़की की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी जिसने अपनी परवाह न करते हुए या किसी की परवाह न करते हुए अपनी बात ब्लॉग पर लिखी। और सुप्रीम कोर्ट की भी तारीफ करनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया जांच की। लेकिन बहुत शॉकिंग है या नहीं जस्टिस मेहरा? ये बहुत शॉकिंग है कि हाईएस्ट कोर्ट, दी एपेक्स कोर्ट के रिटायर्ड जज के खिलाफ एलिगेशन लगी है, और एलिगेशन लगी है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आई होगी कमेटी के पास, या जो लड़की ने बयान दिए हैं उसकी वेरिफिकेशन कमेटी जरूर करेगी। इससे ज्यादा शॉकिंग क्या हो सकता है कि हाईएस्ट कोर्ट के जज के खिलाफ एलिगेशन लग रही है। आज के जमाने में ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि लड़कियां काफी कॉन्शियस हो गई हैं। ये नहीं कि पहले नहीं होता होगा, लेकिन आज लड़कियां काफी बोल्ड हो गई हैं और वो अपने राइट को समझने लगी हैं। लेकिन उस केस में भी लड़की एफआईआर कराने को तैयार नहीं है। जस्टिस मेहरा, आपके पास आऊंगा। जस्टिस फखरुद्दीन, उस केस में भी लड़की सुप्रीम कोर्ट के जज, इसका कारण है, मैं एक मिनट जी जस्टिस मेहरा, एफआईआर इसलिए ऐसे है कि लड़की एफआईआर पुलिस के पास इसलिए नहीं लेके गई क्योंकि एक
रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ पुलिस भी शायद एक्शन न ले इसीलिए लड़की श्योर नहीं थी। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुआ मोटो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है तो वो लड़की ने 1 मिनट नहीं लगाया पेश होने के लिए। जी जस्टिस फखरुद्दीन, शॉकिंग कितना बड़ा है। अभी एक खबर आज ही आई है कि गोवा में भी फिल्म फेस्टिवल में भी एक लड़की ने आरोप लगाए हैं और हाई प्लेसेस पर इस तरह के आरोप, और एक बहुत बड़े संपादक, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट देश की तकदीर लिखता है और देश को दिशा देता है और तमाम मुद्दे, और सुप्रीम कोर्ट के जज पर आरोप लगना, ये कितना बड़ा संगीन मामला है। और क्या हम, जैसा कि जस्टिस मेहरा ने कहा कि हम आने वाले दिन में देखेंगे कि एक फॉर्मर जज के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जैसा किसी और मामले में होता है। जी मैं आपको ये बताऊं, मैं उस दिन मौजूद था कोर्ट में, शायद जब मिस्टर एमएल शर्मा ने मेंशन किया, ये अखबार जिसमें छपा था उन्होंने दिया, चीफ जस्टिस ने, जजेस ने 3 का देखा नहीं था इसको, उन्होंने कहा आप हमको दे दीजिए, विल डू इट। और 1 बजे उठे, 1 बजे के बाद 2 बजे फिर दोबारा जब बेंच बैठी तो अटॉर्नी जनरल, मैं, शर्मा साहब और बहुत से लोग भरी अदालत में थे। अटॉर्नी जनरल ने जब मेंशन किया कि हम यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से इसको लाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमने 1 से 2 बजे तक हमने इसको गहन विचार किया, हमने इसको बहुत सीरियसली लिया है और आपकी पिटीशन हम 15 दिन के लिए रखते हैं, लेकिन हम तुरंत, क्योंकि देखिए ये बात बहुत अच्छी, तुरंत कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का वही किया। एक मिनट, जस्टिस जो कृष्णा अय्यर है उन्होंने एक बात कही है आज, उनके हवाले से अखबार में छपी, उन्होंने कहा कि उस जज का, जो आरोपी जज है, उनका नाम सार्वजनिक रूप से आना चाहिए। अगर आप किसी भी काम में हैं, नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पत्रकार हैं, आपका नाम आता है, अगर फॉर्मर जज है और प्रथम दृष्टया आरोप है तो उनका नाम सामने आना चाहिए, ये एक फॉर्मर जज का ही कहना है। देखिए ये कृष्णा अय्यर साहब ने कहा है, अब ये कमेटी के ऊपर है। मैं ये बात कह रहा था, ये कहना आपसे मेरा निवेदन ये है कि तुरंत 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की कमेटी, चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस सिंघवी है क्योंकि 12 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो इसके बाद नंबर 3, नंबर 4 और जो हमारे ऑनरेबल लेडी जज हैं, 3 आदमियों की कमेटी तुरंत बन गई। 4 बजे उसी दिन उन्होंने मीटिंग की। तो ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके सो मॉनिटर कर रही है। आपको बता दें कि इंदिरा जयसिंह जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पीस लिखा है, ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने लिखा है, एज ए फर्स्ट स्टेप द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी ऑफ द 3 जजेस मस्ट बी मेड पब्लिक एज सुन एज पॉसिबल सो दैट द इंप्रेशन इज नॉट क्रिएटेड दैट द सुप्रीम कोर्ट इज शील्डिंग द ब्रदरहुड ऑफ जजेस। मतलब कहीं इसमें किसी को शक है क्या? तो ये इंदिरा जयसिंह जी ने लिखा है, ये इसका वो बताया, लेकिन मैं उस दिन मौजूद था कोर्ट में, भरी कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने जब अपनी पीड़ा की तो इसमें एक पॉइंट मैं लाना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं आपसे पहले दूंगा जी, हमको विश्वास की जरूरत है इस इंस्टीट्यूशन में। कैन आई इंटरफियर? जी जी जी, एक्सक्यूज मी, कैन आई इंटरफियर? यस यस मैडम। ऐसे है, इंदिरा जयसिंह ने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन कमेटी ने उस बयान को 18 तारीख को रिकॉर्ड किया है और जो जो एविडेंस लड़की ने बताई होगी उसको वेरीफाई करने के बाद ही रिपोर्ट आएगी। अब जहां तक हमारा ख्याल है कि क्रेडिट देना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसने इतनी क्विक एक्शन लिया है, और कमेटी ने 18 नवंबर को बयान भी रिकॉर्ड कर ली है और उसके बेसिस पे वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स हो जाएंगे और रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। जी, आप टीना शर्मा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, विशाखा कमेटी जो 1997 में जिसका प्रोविजन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी विशाखा कमेटीज नहीं है। जहां हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंपनीज है, वहां नहीं है, समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट में खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कोई बेंच नहीं है, कोई आपने प्रोविजन नहीं बनाया, पहली बात। दूसरी बात है कि जैसे विशाखा कमेटी का प्रोविजन है कि बाहर के लोग उसमें बैठते हैं, तो इस कमेटी में क्यों बाहर के लोग नहीं है? तो ब्रदरहुड को जो प्रोटेक्ट करने की बात अजीत ने कही, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। न्यूज़पेपर कह रहा है, इंदिरा जयसिंह को कहा है, इंदिरा जयसिंह जी ने कही है। और देखिए, जब एक्यूज अगर किसी का नाम आ रहा है और उसके खिलाफ अगर विशाखा कमेटी अपने आप में एक ऑथराइजेशन कमेटी है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसके नाम सार्वजनिक, कम से कम कमेटी के नाम तो सार्वजनिक कीजिए और एक्यूज का नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए। तो इसमें आपत्ति क्यों है? और ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है, तो इस पे आपत्ति है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इस केस में प्रिलिमिनरी कमेटी बिठाई गई, क्या कभी ऐसा होता है? इसका जवाब लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं जस्टिस उषा मेहरा। जो इंदिरा जयसिंह ने कहा और जो जस्टिस
कृष्णा ऐसे है। अय्यर ने कहा कि कमेटी का नाम भी सार्वजनिक रूप से आना चाहिए और जो आगे एक्शन टेकन रिपोर्ट हो वो भी आना चाहिए। महिलाएं नहीं है उसमें, इस कमेटी में महिला होनी चाहिए। ऐसे है कमेटी का नाम, तीन में एक है, कमेटी का नाम सार्वजनिक, जी, कमेटी का तीनों जजेस का नाम सार्वजनिक कर दिया गया है और ये सारी पब्लिक को मालूम है कि कौन कौन जजेस कमेटी में कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, कमेटी कौन सा जज इसमें इन्वॉल्व होगा, वो रिपोर्ट आप, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं, मैं दूंगा जवाब उसका, मुझे मालूम है ना, इसलिए मैडम कोर्ट में नहीं आ पाती हैं, वहां रहती, मैं क्योंकि अदालत में रहता हूँ, तो मैं आपको बताऊं, नहीं कमेटी बनी हुई है, एक जुडिशियल आर्डर से जस्टिस अल्तमश कबीर साहब ने, कमेटी नहीं है, सॉरी, मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा ये बोलने के बाद जब एक्ट बना तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना भी बना लिया है, उसमें कमेटी के अच्छा, ये बात उसी दिन चीफ जस्टिस साहब ने कही थी कि हमने इसका प्रोसेस शुरू किया, हमारे अपने मेंबर, वो एडिशनल रजिस्ट्रार की कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट के जज का मामला है, तो वो जो कमेटी है जो बनी गई है उसमें एक एडिशनल रजिस्ट्रार है, वो हैं, बाकी के लोग हैं, एक बार का मेंबर है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के मेंबर हैं, क्लर्क एसोसिएशन के मेंबर हैं, इन लोगों से नाम मांगे गए, ये प्रोसेस में है, इस बीच में ये घटना हो गई, लेकिन इससे पहले बाई कोर्ट आर्डर पूरी कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी नहीं, मेरे पास वो आपको ये विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं है। 1997 में गाइडलाइंस हमें ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज पर आरोप है, आरोप एक लड़की ने लगाया, लड़की ने यह भी कहा ग्रैंड फादर की उम्र के जज, उस लड़की ने पहली बार ब्लॉग पर लिखा। सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करनी होगी, जैसा जस्टिस मेहरा कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए 3 जजेस का पैनल बनाया और पैनल के सामने लड़की ने अपनी बात रखी। अब इंतजार है कि क्या फैसला आता है, क्या लड़की ने जो आरोप लगाए उन आरोपों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के उस पूर्व जज के खिलाफ कार्रवाई होती है या क्या कार्रवाई होती है, इसका इंतजार होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, तरुण तेजपाल पर भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तरुण तेजपाल की उल्टी गिनती गिरफ्तारी की शुरू हो चुकी है, क्या उनके पास विकल्प है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 मामले हैं, देश की 2 बड़ी शख्सियत, एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जिन पर एक लॉ ग्रेजुएट ने इल्जाम लगाया छेड़खानी का, दूसरे खोजी पत्रकार तहलका के संपादक तरुण तेजपाल जिन पर उनकी ही रिपोर्टर ने, उनकी बेटी की उम्र की रिपोर्टर ने, उनकी बेटी के दोस्त ने आरोप लगाया, बहुत संगीन आरोप, उस पर चर्चा करेंगे तरुण तेजपाल के साथ क्या होने वाला है। लेकिन अभी बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर लगे आरोप की। हमारे साथ 3 मेहमान भी हैं, मैं एक लाइन आपके पास आता हूं जस्टिस, लेकिन एक जो इंदिरा जयसिंह जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि जूनियर वुमेन लॉयर्स फेस सेक्सुअल हरासमेंट बाय सीनियर लॉयर्स and thanks to the conspiracy of silence around the issue among peers, senior lawyers enjoy impunity। मतलब कोर्ट में, कोर्ट परिसर में, अदालत में ये होता है और इस कंस्पिरेसी में या एक दूसरे को बचाने के चक्कर में, मैं सुप्रीम कोर्ट या अदालत की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो एक मामला है हमारे सामने, आपके सामने, लेकिन ये होता है और बातें छुपती है, जहां से आपको इंसाफ की उम्मीद होती है वहां भी ये होता है। ये इंदिरा जयसिंह लिख रही है। नहीं, इंदिरा जयसिंह ये तो सही लिख रही है, दुनिया है, दुनिया में कुछ गुनाहों में कशिश वरना आदमी पाकबाज हो जाए, ये दुनिया है भाई, हम उसी समाज से सब जगह पहुंचे हुए हैं। मैं दूसरी बात आपसे कह रहा था, मैडम टीनू शर्मा जो बात की, मैं कहता बात नहीं है, 25 मई 2007 को ऑफिस ऑर्डर 122 ऑफ 2007 से ये जारी हुआ और हरासमेंट कमेटी बनी। इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 15, 2013 में 8 आदमियों की कमेटी बनाई, जिसमें बाहर के भी लोग हैं, वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, इसमें परवीरा शर्मा, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा, एडिशनल रजिस्ट्रार चेयरपर्सन है उसकी, श्री दीपक जैन एडिशनल रजिस्ट्रार। एक मिनट जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा का सवाल है, मैं आपसे चाहूंगा मुझे अनंत गुरुवर साहब, पहले मैं भी बता दूं कि हमारे इस बहस का कहीं मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं। और देखिए हम किसी एक जज जो जिन पर आरोप लगाने की बात का सवाल है, मेरी सुन लीजिए, आप सुने पहले सुने। नीना पी नायक, मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट टू दिल्ली, इसके बाद सावित्री पांडे एडवोकेट हैं,
हमारे सूरज प्रकाश डिप्टी रजिस्ट्रार, मीरा अहमद असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये कमेटी ऑलरेडी थी। लेकिन इसके बाद जब एक्ट के बाद दूसरी कमेटी का नोटिफिकेशन बाकी लोगों का हो गया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, क्लर्क एसोसिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के आदेश के चिट्ठी गई कि आप 2 हफ्ते में नाम भेजिए। नाम जब वहां से नहीं आ पाए तो उसी का इंतजार चल रहा था। उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई, इस दिन उनको नाम भेजो, अगर नहीं आते हैं 30 तारीख हम करेंगे। तीसरी बात मैं आपसे ये बात कर रहा था, क्योंकि ये कमेटी प्रमिला शर्मा की जो है, ये एडिशनल रजिस्ट्रार चेयरपर्सन है, जो एडिशनल रजिस्ट्रार है। मामला क्योंकि किसी एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का था, इसलिए ऐसा लगता है मुझे। और उन्होंने कहा भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओपन कोर्ट में जजेस के नाम लिए और कहा कि हमने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की कमेटी बनाई है उसमें, ताकि ये कल को ये भी रहा है कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी की और भाई वो इसका मतलब हम इंतजार करें कि अगर सबूत और गवाह के आधार पर लगता है आरोप सही है तो पूर्व जज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को हमारे खिलाफ होगी। साहब मैं आपको एक प्रश्न पूछा, मैं अपनी डिग्निटी में रहते हुए उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट पे मैं पहले भी डिबेट कर चुकी हूँ। एमएल शर्मा जी ने इसकी मेंशनिंग की, ये बात सच है। और उन्होंने बेंच ने पूछा कि क्या आप इस पे कोई पीआईएल फाइल कर रहे हैं। जब उन्होंने न्यूज़पेपर लाके दिया तो बेंच ने पूछा कि बेंच ने कहा कि ये तो हमारे संज्ञान में है, कुछ मतलब इसमें कोई चीज नहीं है, सबको मालूम है, हमने पढ़ लिया सुबह न्यूज़पेपर में। तो उनसे नहीं, सुनिए सर, एक मिनट सुन तो लीजिए प्लीज। विवेक नारायण शर्मा वहां पर स्टैंडिंग काउंसिल, मुझे लगता है एक एक का नाम लेकर हम देखें उस दिन क्या हुआ कोर्ट में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इसकी कोई पीआईएल फाइल नहीं हुई और किसी वकील की इंटेंशन नहीं थी कि पीआईएल फाइल करे। उन्होंने हम लार्जर इशू पर बात कर रहे, किसी एमएल शर्मा ने किसी नाम, मुझे ये सारे नाम हमारे लिए मेंशन करना जरूरी नहीं है। क्या एक उसमें एक दूसरे को बचाया, लेकिन हम लार्जर इशू पर बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वहां पर एक परिवार की तरह मेंशन किया गया कि इस पे सुओ मोटो लेना चाहिए बेंच को, तो कोई पीआईएल फाइल नहीं की गई। तो इतनी हिम्मत नहीं होती कोर्ट में। और दूसरी बात, लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में। एक मिनट मुझे ब्रेक पर जाना होगा, एक मिनट मुझे ब्रेक पर जाना होगा। जी मैं ये कह रहा था कि एमएल शर्मा ने मेंशन किया, अदालत में दिया, उनका हम अब देखेंगे, कोर्ट ने उसको रखा। इसके बाद 2 बजे अटॉर्नी जनरल ने पेश किया। एमएल शर्मा ही मौजूद थे, एमएल शर्मा इधर थे, ये मैं खुद कोर्ट में था, क्योंकि देखिए मेरा भी, मुझे ब्रेक पर जाना होगा, मुझे ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटकर चर्चा करेंगे, समझने की ये भी कोशिश करेंगे जो इंदिरा जयसिंह ने लिखा है। इंदिरा जयसिंह ने जो कहा है कि अदालतों में जो जूनियर विमेन लॉयर्स हैं, महिला वकील, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार होती हैं। क्या ऐसा होता है? वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट की तमाम खबरें हम देखते हैं, सुनते हैं, और आज 2 दिन से हम तहलका पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्या यह अदालत परिसर में भी होता है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और तरुण तेजपाल पर भी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज पर भी संगीन आरोप लगे हैं, छेड़खानी के आरोप एक लड़की ने लगाया है, एक लॉ ग्रेजुएट ने लगाया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच उन आरोपों की जांच कर रही है। लड़की ने अपनी बात रखी है उस बेंच 3 सदस्यीय पैनल के सामने, और दूसरी तरफ तरुण तेजपाल का मामला। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। हम एक बार सबसे पहले जस्टिस मेहरा, उषा मेहरा, मैं फिर एक बार इंदिरा जयसिंह को ही कोट करूंगा क्योंकि कानूनी मामला है, मैं अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहता। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं। चूंकि इंदिरा जयसिंह ने कहा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने ये भी लिखा है जो 3 सदस्यीय पैनल है, जो कमेटी है जो इस मामले की जांच कर रही है, क्यों नहीं उसमें एक आउटसाइडर होना चाहिए, जो टीना शर्मा ने भी कहा, ताकि लगे कि बाहर के भी लोग हैं और सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ है। उषा मेहरा, और ये आप ही की बिरादरी की इंदिरा जयसिंह ने कहा। देखिए, बाहर का किस कानून में होना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं, क्या उनकी इम्पार्शियलिटी पे भी डाउट है आपको? वो इंक्वायरी कर रहे हैं, ये इन हाउस इंक्वायरी है, इसके बाद केस रजिस्टर होगा, क्योंकि लड़की खुद तो केस रजिस्टर कराने नहीं गई, वो खुद पेश होना चाहती थी इन 3 जजेस के सामने, और उसको पूरा कॉन्फिडेंस है। अब बाहर के आदमी को लाने से कोई पब्लिसिटी तो की नहीं जा सकती। अगर फैक्ट्स प्रूव होते हैं, केस रजिस्टर होगा और इंक्वायरी उसके बाद रजिस्टर केस के बाद क्रिमिनल ट्रायल शुरू होगा। एक चीज और जस्टिस मेरा, एक चीज और जस्टिस मेरा, एक बात और लिखी है इंदिरा जयसिंह ने। मैं बार बार इंदिरा जयसिंह का नाम ले रहा हूं क्योंकि मेरा कोई तजुर्बा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में
जूनियर महिला वकील सीनियर एडवोकेट के जरिए सेक्सुअल हरासमेंट के शिकार होते हैं और एक दूसरे को सब बचाते हैं और साइलेंट होते हैं क्योंकि वकीलों का आपस का मामला है। ऐसा होता है क्या जस्टिस मेहरा? इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इंदिरा जयसिंह ने कहा है वो ठीक होगा, क्योंकि पीछे एक न्यूज़पेपर में ही मैंने पढ़ा था कि लड़कियों ने चीफ जस्टिस से, लेडी लॉयर ने चीफ जस्टिस से कहा था कि हमारा केसेस जो हैरेसमेंट के हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की सेक्सुअली हरास सेल में जाने चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर गौर करने को कहा था। और अब प्रॉब्लम यह है कि जब लड़कियां शिकायत करती हैं तो सीनियर लॉयर भी, टॉप लॉयर्स भी कहते हैं हम आगे से लेडी लॉयर को जूनियर नहीं रखेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जहां इंसाफ का मंदिर है, जहां इंसाफ के लिए लोग जाते हैं, उस परिसर में भी ये सब होता है। इसका मतलब हम मान लें कि दुनिया का कोई कोना, समाज का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां लड़कियां सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती है। वापस लौटते हैं तरुण तेजपाल के मुद्दे पर। टीना, आपके पास भी तरुण तेजपाल के मुद्दे पर जो कुछ हुआ, तरुण तेजपाल के मामले में गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, गोवा पुलिस कैसे कर रही है, हम उसको देखेंगे। लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे जस्टिस फखरुद्दीन, सबसे पहले आपसे, कि अगर वो लड़की एफआईआर नहीं करती है, चाहे उसकी जो भी वजह हो, तो तरुण तेजपाल के साथ क्या पुलिस किन धाराओं में कैसे पुलिस बुक कर सकती है और क्या तब भी तरुण तेजपाल को वही सजा मिलेगी जो उनके गुनाह की मिलनी चाहिए? जी, ये जिस प्रकार का अपराध है और अब जो 5 जजेस बेंच संविधान की आ चुकी है, एफआईआर रजिस्टर हो गई, इसमें कार्रवाई होगी, बयान होंगे और बयान होने के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी वही कार्रवाई होगी, वही सजा होगी, वही धाराएं होंगी जो उसकी रिपोर्ट पे लगती या उसको रिपोर्ट पे न लगती। क्योंकि अब इस पर तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की एफआईआर दर्ज कराए या ना कराए। एफआईआर तो जी दर्ज हो गई। लड़की अपनी तरफ से अगर पुलिस को बयान में पूरी बात ना, कंप्लेन शिकायत ना दे, लड़की चाहे कि मैं पुलिस में अपनी बात ना कहना चाहूं तो नहीं, देखिए पुलिस में बात नहीं कहना, अल्टीमेटली कहना तो लड़की को ही है। पुलिस में तो कहना ही पड़ेगा लड़की को, जब बयान लेने जाएंगे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे तो इसके बाद अपने आप वो एफआईआर में कन्वर्ट होगा लड़की की शिकायत के आधार पर। एक बात टीना आपके पास आऊंगा, दर्शकों को बता दूं कि हमारे पास उस लड़की की चिट्ठी है जो उस लड़की ने शोमा चौधरी जो मैनेजिंग एडिटर हैं तहलका के, उनको लिखा है। ये चिट्ठी और मेल में ऐसी ऐसी बातें, यकीन करिए इसके कई पैराग्राफ ऐसे हैं, जो कुछ भी तरुण तेजपाल ने उस लड़की के साथ किया, 22-23 साल की वो लड़की है जो तरुण तेजपाल की बेटी की दोस्त है, उस लड़की के पिता तरुण तेजपाल के दोस्त हैं, बचपन से तरुण तेजपाल उस लड़की को जानते थे, बचपन से 4 साल 3 साल की बच्ची को उन्होंने बढ़ते हुए और खेलते हुए और बचपन से लेकर युवा होते हुए तक देखा है। उस लड़की के साथ तरुण तेजपाल ने गोवा के उस होटल के लिफ्ट में जो कुछ कहा, जो कुछ किया, आपको हम सुना नहीं सकते, बता नहीं सकते। हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं पढ़ते वक्त और हमें शर्म आ रही है कि एक हमारी बिरादरी का एक संपादक किसी लड़की के साथ ये भी कर सकता है। और दरिंदगी की हद तक उन्होंने उस लड़की के साथ किया। अगर उस लड़की के आरोपों में दम है तो जो उस लड़की ने लिखा है, चिट्ठी हमारे पास है। और इससे शर्मनाक बात यह कि तहलका के प्रबंधन, तहलका की संपादक शोमा चौधरी जो महिला एक्टिविस्ट रही हैं, जो महिलाओं की वकालत करती रही हैं, महिला अधिकारों की वकालत करती रही हैं, वो बचाव में है। और वो बार बार ये कह रही हैं कि तरुण तेजपाल ने इस्तीफा 6 महीने के लिए स्टेप डाउन कर दिया है, हम इंटरनल कमेटी से जांच कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, इतने बड़े इल्जाम के बाद तहलका की मैनेजिंग एडिटर क्या ये सिर्फ कहकर बच सकती हैं कि हम इंटरनल कमेटी से जांच कर रहे हैं? क्या ये इंटरनल मामला है? अगर किसी नेता और नौकरशाह पर आरोप लगता, क्या तहलका की संपादक यही करती? तब आप खुलासे करते। लेकिन आपके प्रधान संपादक, आपके एडिटर इन चीफ पर संगीन आरोप लगे हैं जो रेप से भी जघन्यतम आरोप हैं, या जिस ढंग से आपके संपादक ने किया है वो सुनाया और बताया नहीं जा सकता है, और तब आप उस संपादक के साथ खड़ी हैं। उषा मेहरा, हमने एक बार सिर्फ दर्शकों को बताने की कोशिश की, हमारे पास 5-6 पन्ने में वो पूरी चिट्ठी है, दर्द है उस लड़की का, हम वो दर्द बता नहीं सकते। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर वो लड़की, 2 दिन से हमने देखा वो लड़की ट्रॉमा में है, लड़की अपनी बात शायद उस तरह से पुलिस को ना कह पाए या पुलिस को उस तरह से शिकायत ना दर्ज करा पाए, तो भी क्या इस 4 पन्ने के मेल के आधार पर पुलिस वही कार्रवाई कर सकती है? मैं सिर्फ आपसे समझना चाहता हूं उषा मेहरा। ऐसे है कि रिपोर्ट जो लड़की ने दी है उस बेसिस पे तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। एफआईआर रजिस्टर हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड अदरवाइज।
अब ये लड़की अपने बयान पुलिस को क्या देती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो ओन करती है कि ये जो मैंने 4 पन्ने की चिट्ठी लिखा है और जो इसमें लिखा है वो ठीक है, तो पुलिस इसमें एक्शन जरूर लेगी। जी टीना शर्मा, क्योंकि ये हीनियस क्राइम है कि एक लड़की के साथ आप बलात्कार करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो उस हालात में ये तो बड़ा हीनियस क्राइम है। देखिए, और ये हीनियस क्राइम इसलिए भी है, हीनियस क्राइम इसलिए और ज्यादा है कि उस लड़की के पिता के दोस्त हैं तेजपाल की बेटी उस लड़की की दोस्त है। लड़की के साथ जो पहले दिन हुआ गोवा के होटल में, उस लड़की ने, पीड़ित लड़की ने तेजपाल की बेटी को बताया। उसके बाद अगले दिन फिर उन्होंने अटेम्प्ट किया और अपनी बेटी को भी डांटा, उस लड़की को भी डांटा, और उस बेटी की दोस्त के साथ जो कुछ किया उसके बाद हैरत है कि तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी अपने संपादक को बचाने में जुटी है, ये कहकर कि तरुण तेजपाल ने 6 महीने के लिए पद से हटने का फैसला किया और हमने इंटरनल कमेटी बना दी। जी टीना शर्मा, पहली बात तो ये तहलका का अंदरूनी मामला है, ऐसा शोमा चौधरी कल से मैं उनकी स्टेटमेंट में सुन रही हूँ, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और कल उन्होंने जितना मीडिया को एड्रेस किया, उन्होंने बार बार कहा कि आप अमाउंट ऑफ प्रेशर जितना मेरे ऊपर डाल रहे हैं वो ना डालें, मैं इस पर आंसर करना चाहती हूँ, मैं मीडिया के सामने आना चाहती हूँ, मुझे कुछ समय दीजिए। तो जब आप ऐसे कह के बच के निकलने की कोशिश करते हैं और वो भी मीडिया एक एडिटोरियल ग्रुप अगर ऐसा करता है तो बहुत बड़ा शंका खड़ी होती है कि आप क्या अपने काम को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, पहली बात। और ये वही शोमा चौधरी हैं जो निर्भया कांड में कहती हैं कि इनको फांसी पे लटका देना चाहिए और इन्हें जान से मार देना चाहिए। और यही वो शोमा चौधरी है जिनका ट्विटर पे ट्वीट आता है कि रंजीत सिन्हा की स्टेटमेंट पे उन्हें पद त्याग देना चाहिए, कुर्सी चली जानी त्याग देना चाहिए, कुर्सी चली जानी चाहिए। तो ये शोमा चौधरी आज कह रही हैं कि उन्होंने बिना शर्त के, शोमा चौधरी की अगर आप स्टेटमेंट सुने तो वो कहती है कि तरुण तेजपाल ने बिना शर्त के अपने पद से 6 महीने खुद हटने का डिसीजन लिया, जिससे मैं काफी खुश हूं और मैं जाकर पुलिस में इसकी रिपोर्ट नहीं करूंगी, उन्होंने ये भी कहा। तो अब यहां पर हमें, अजीत जी मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि शोमा चौधरी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में ऐसा बोल सकती है, पर जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप बैठे हैं तो जो विशाखा कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऑथोराइजिंग बॉडी है, वो एक कानून है अपने आप में। आप कौन होती हैं ये बोलने वाली? जो जिस लड़की के ऊपर ये, जिस लड़की जो विक्टिम हुई है उसके बयान होंगे जब विशाखा कमेटी बैठेगी, पूरा इंटरनल मामला चलेगा, इसमें आपके डिस्कशंस होंगे, ऑफिस के और लोगों से बात की जाएगी, तरुण तेजपाल। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आप विमेन एक्टिविस्ट है, महिला के साथ है, महिला है, तो आपको महिला और लड़की के साथ खड़ा होना चाहिए और फिर उस फैसले में तरुण तेजपाल से इत्तेफाक न रखते हुए लड़की के पक्ष में खड़े होने पे बात दूसरी होगी। लेकिन आप अभी भी बचाव कर रहे हैं। टीना शर्मा, 1 मिनट, हमारे साथ महिला आयोग की मेंबर जुड़ी हैं निर्मला सावंत। निर्मला जी, सवाल ये उठता है कि एफआईआर तो दर्ज हो गया है, पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन क्या आपकी कुछ बात हुई है उस लड़की से या गोवा पुलिस से? महिला आयोग की कुछ बात हुई है? उस लड़की के बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 दिन के लिए उस बारे में कुछ बोलिए मत। विमेंस कमीशन उसको फॉलोअप कर रहा है और हमें भी कुछ समय चाहिए। एक बहुत अच्छी बात हुई कि गोवा पुलिस ने ये एफआईआर रजिस्टर किया है और जिसको कहते हैं कि व्हील्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर सेट इनटू मोशन, जो एफआईआर के अंदर बहुत जरूरी होती है। लेकिन गोवा गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल पार्टी। एग्जैक्टली जो ऑफेंस हुआ है वो विक्टिम के साथ हुआ है और उनके बयान बहुत ही जरूरी है। अगर उनके बयान सामने आते हैं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को मदद होती है और ऑफेंस रिवील होता है और उसके बाद ही हम जो ये कह सकते हैं कि आरोपी है उसको सजा हो सकती है। जी जी, निर्मला सावंत, एक चीज और दर्शकों को बता दूं, निर्मला सावंत, एक शर्मनाक कोशिश तहलका की तरफ से और हुई है। तहलका के मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने आज मीडिया को कहा है कंसेंसुअल मामला भी हो सकता है, इसका मतलब सहमति का मामला है। बहुत शर्मनाक कोशिश है। जब भी बड़े लोग फंसते हैं तो उनके प्यादे इसी तरह के बयान देते हैं उनको बचाने के लिए। लड़की को संदेह के कटघरे में खड़ा करते हैं, लड़की को ही एक तरह से किसी तरह से उसकी सहमति की तरफ इशारा करते हैं। यही कोशिश की जा रही है तरुण तेजपाल के मुद्दे पर। तरुण तेजपाल के बारे में कहा शोमा चौधरी ने कि तरुण तेजपाल का वर्जन कुछ अलग है, कंसेंसुअल मामला है। ये बहुत शर्मनाक है इस मामले में और इसकी बहुत निंदा होनी चाहिए। शोमा चौधरी एक महिला होकर, एक लड़की होकर, उस लड़की, पीड़ित लड़की के मामले में इस तरह का बयान दे रही है। उषा मेहरा, 1 मिनट, उषा मेहरा, क्या इस केस जस्टिस मेहरा ये भी हो सकता है कोई ऐसा ट्विस्ट करने की कोशिश करे, कंसेंसुअल बताने की कोशिश करें? देखिए, कंसेंसुअल तो हो नहीं सकता। लड़की
ने पहले उसकी बेटी को कंप्लेंट की कि इसने मेरे साथ होटल में ये किया था, फिर उसने लिफ्ट में करने की कोशिश की। तो अगर कंसेंसुअल होता तो ये तेजपाल अपने को क्यों माफी मांगता? माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। और फिर ये सुआ मोटो अपनी पनिशमेंट लेके बैठ गया कि मैं 6 महीने के लिए अपनी पोस्ट छोड़ता हूँ। आप पेड हॉलिडे पे जा रहे हैं। सर्कमस्टांसेस शो करते हैं कि कोई कंसेंट नहीं था। नहीं, उसमें तर्क ये दिया जा रहा है, जो सोमा चौधरी ने तर्क दिया है कि जो माफीनामा है उसमें सिर्फ उन्होंने 6 महीने के लिए जो भी पेड हॉलीडे कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग वनवास कर रहे हैं, कुछ लोग प्रायश्चित के लिए छुट्टी कर रहे हैं। हालांकि कोई संपादक जो मालिक भी है वो कैसे वनवास और क्या छुट्टी, वो घर से फैसले ले सकते हैं, चला सकते हैं, रिमोट से चला सकते हैं, उनको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, नौकरी नहीं कर रहे हैं। और अगर इस तरह से फैसला हो तब तो किसी भी पद पर बैठा हुआ आदमी 6 महीने के लिए छुट्टी ले ले, उसके बाद बड़े अपराध कहे मैंने 6 महीने के लिए प्रायश्चित। लेकिन सवाल ये उठता है जस्टिस मेहरा, आप किसी का मर्डर कर दे जी, आप किसी का मर्डर कर दे और पीछे कहते मैंने माफी मांग ली है और मैं 6 महीने के लिए हिंदुस्तान से जा रहा हूं, तो मेरे को माफ कर दो। कानून ऐसा कानून अभी तक बना नहीं। बहुत दिलचस्प है, ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि आसाराम करें और कि मैं 6 महीने के लिए प्रवचन नहीं देता हूं, प्रवचन देना बंद कर देता हूं। चलिए, बहुत शर्मनाक बयान है, लेकिन जस्टिस फखरुद्दीन क्या ऐसे मामलों में, एक मिनट जस्टिस फखरुद्दीन, ऐसे मामलों में जहां वो ये कहा जा रहा है, ये प्लांट करने की कोशिश की जा रही है, कहने की कोशिश की जा रही है कि तरुण तेजपाल का वर्जन कुछ और है। जाहिर है तरुण तेजपाल जब अपनी तरफ से जो माफीनामा में जो उन्होंने बात लिखी, जो मैंने कल दर्शकों को सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा ए बैड जजमेंट, बैड लैप्स ऑफ जजमेंट एंड ऑफुल मिसरीडिंग ऑफ द सिचुएशन हैव लेड टू एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये कहने के बाद कुछ और वर्जन और कंसेंसुअल कहना, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी कंस्पिरेसी उस लड़की को ही बदनाम करने की। जी, बहुत गलत है। पूरा इसको जिस तरह से कोशिश की जा रही है, ये गलत तरीका अपनाया, और ये बात तो अब ठीक नहीं है। अगर आप प्रायश्चित के लिए क्यों जाते, ये बात हुई। लेकिन मैं दूसरी बात, जैसा आपने शुरू में कहा था, जो बयान आ जाएगा पूरी जबरदस्त कार्रवाई होगी, ये क्या किसी के खिलाफ भी होगी। अब आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यही है और पूरे न्यायालयों की कि लड़की का जो बयान है उसको पूरी महत्व पूरा दिया जाता है और उस पर वो है। अब 30 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अभी जब विशाखा कमेटी बैठेगी 90 दिन का समय होता है उसका, 90 डेज का फॉर्मेशन का समय है, उसमें पूरी उन्हें अपनी जो है वो रिपोर्ट सबमिट करानी होगी। लेकिन सवाल उठता है उस कमेटी का इंतजार करें, अगर उस लड़की की चिट्ठी है और लड़की के जो आरोप हैं और कन्फेस किया, एक्यूज ने कन्फेस किया, लड़की के आरोप हैं, अब मुझे नहीं लगता कि इंटरनल कमेटी की जांच की जरूरत है। मैं भी कह रही हूँ कि इंटरनल कमेटी की जांच नहीं होनी चाहिए, पर होगी जांच होगी, लीपापोती की जाएगी और उसमें कमेटी में मेंबर तरुण तेजपाल के दोस्त भी हैं। उसमें आखिरी सवाल, निर्मला सावंत, वो भी क्या कमेटी व्यक्ति होंगे, तहलका ने जो इंटरनल कमेटी बना दी है, क्या उस कमेटी पर भरोसा किया जाए और उसका इंतजार होना चाहिए, या तत्काल गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उस लड़की के बयान के आधार पर? क्योंकि मैं आपको बता दूं, पता नहीं आपने निर्मला जी वो पढ़ा है कि नहीं, उस लड़की के 6 पेज के बयान, हर लाइन रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। कोई लड़की किस ट्रॉमा से गुजरी होगी तरुण तेजपाल के सामने। मैंने पढ़े हैं। सबसे पहले मैं ये बहुत ऑब्जेक्ट करती हूँ कि कंसेंशुअल सेक्स के बारे में उन्होंने बोला है। शोमा चौधरी को मुझे लगता है कि एनसीडब्ल्यू को नोटिस देना पड़ेगा और उसको आके यहाँ माफी मांगनी पड़ेगी। शी कैन नॉट से लाइक दिस। अगर विक्टिम सामने नहीं आती है तो शी कैन नॉट से ऑन बिहाफ ऑफ दिस। विक्टिम को बोलना चाहिए कि कंसेंशुअल था। हाउ कैन शी से सो? तो इट्स वेरी डिस्गस्टिंग एंड वी स्ट्रांगली कंडेम इट एंड प्रोटेस्ट। सेकेंड, बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा, दोबारा निर्मला जी आपने बड़ी बात कही। दर्शकों को बता दें, शोमा चौधरी मैनेजिंग एडिटर है तहलका की, उन्होंने कहा है कंसेंसुअल हो सकता है। बहुत शर्मनाक बयान, अपने संपादक को, अपने एडिटर इन चीफ को बचाने के लिए मैनेजिंग एडिटर का कंसेंसुअल हो सकता है, तेजपाल का वर्जन कुछ और है। इसका मतलब लड़की को बदनाम करने की साजिश शुरू हो चुकी है। लेकिन निर्मला सावंत एनसीडब्ल्यू की मेंबर कह रही है शोमा चौधरी को माफी मांगूंगी। मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप नोटिस भेजेंगे शोमा चौधरी को इस बयान के लिए, क्योंकि ये बयान हमारे पास है, हमने दिखाया है?
उनके पास भी है। अगर हमको उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है तो डेफिनेटली हम उनको नोटिस भेजेंगे, जरूरी है, क्योंकि शी इज ऑल्सो डूइंग कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ दैट गर्ल। अगर वो लड़की का अभी तक बयान नहीं आएगा, हाउ कैन शी स्पॉइल द कैरेक्टर ऑफ द गर्ल। चलिए, बहुत बड़ी बात कही। इस कार्यक्रम को मैं यही खत्म करना पड़ेगा। शोमा चौधरी को महिला आयोग नोटिस भेजेगा, क्योंकि शोमा चौधरी अपने संपादक को बचाने के लिए अब उस लड़की के खिलाफ एक तरह से साजिश कर रही हैं, कंसेंसुअल बताने की कोशिश करें। बहुत शर्मनाक तरीका अपने संपादक को बचाने का, बहुत शर्मनाक तरीका उस शोमा चौधरी का, जो महिला अधिकारों के लिए लगातार लिखती और बोलती रही हैं। हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के साथ कि तरुण तेजपाल क्या आने वाले दिनों में गिरफ्तार होंगे, और गिरफ्तार होंगे तो उनके साथ वही सलूक होगा जो बाकी अपराधियों के साथ होता है, और क्या गोवा पुलिस ईमानदारी से पूरे मामले की जांच करके पूरे मामले को अंजाम तक ले जाएगी। और साथ में यह भी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पर जो आरोप लगे हैं, क्या उन आरोपों का सामना करने के बाद, उन आरोपों में सच्चाई पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को भी उसी तरह से बाकी मुजरिमों की तरह से कानून का सामना करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद देखिए खास कार्यक्रम क्यों दें आपको वोट।